मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सब लोग अपनी पढ़ाई रिवीजन सब लोग अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल क्लास 7 को आत्मीय ग्रीन स्कूल जाडेश्वर से मैं आज आपको व्याकरण कराऊंगी। जैसे कि हमने पिछली क्लास में व्याकरण का रिवीजन किया था, लेसन नंबर 1, तो उसी का मैं आज आगे का पार्ट कराऊंगी। लिपि, जो हमारा टॉपिक था लिपि का, वो हम आज करेंगे। एक बात तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने अपनी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी क्यों नहीं भेजी, नंबर 1। और नंबर 2, मुझे पता चला है कि आप लोग जो हम आपको स्टडी मटेरियल भेज रहे हैं आप वो भी आप नहीं देख रहे हो, और आप लोग कुछ ही स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो आप हमें बताइए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो आप बताइए, तो हम फिर कुछ और करते हैं। तो आप लोग वीडियो ही नहीं देखते पूरे दिन में, केवल 1 या 2 लोग ही। आप ये सोचते हो कि हम लोगों को नहीं पता चलता, हमें पता चल जाता है कि कौन वीडियो देख रहा है और कौन वीडियो नहीं देख रहा है। तो इसलिए मैं आपसे पूछना या रिक्वेस्ट है कि आप लोग, हम आपको जो रोज़ रिवीजन करा रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं आपके लिए कि जिससे कि आपको समझ में आ गए। लेकिन आप लोग उसको वीडियो जो हम भेज रहे हैं, स्टडी मटेरियल जो आपके पास भेज रहे हैं, आप उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हो, आप उसको देख ही नहीं रहे हो। तो अगर आप नहीं देखोगे तो आपको समझ में क्या आएगा, और आपका स्टडी लेवल जो आप स्टडी करना चाह रहे हो या हम जो करवाना चाह रहे हैं आप लोगों को, तो आप वो कर ही नहीं रहे हो। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आपको जिस भी सब्जेक्ट की भेजी जा रही है तो सब लोग उसको देखिए। केवल 25 to 30 मिनट्स की एक वीडियो होती है और आपको दिन में 3 या 4 वीडियो आती है, तो आप पूरे दिन में किसी भी टाइम निकाल कर आप वो देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यूस आपको बैठना ही है। आपकी कोई डायरेक्ट आपका कोई जूम पे ऐसा तो है नहीं कि आपको फेस टू फेस हो रहा है। आप कभी भी जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप तब देख सकते हो। लेकिन 7th क्लास की ये सबसे बड़ी कंप्लेन है, मैं आप लोगों को, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन 7th क्लास की ना तो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी आई है, केवल एक दो स्टूडेंट्स के अलावा। केवल कंप्लेन मेरी नहीं, बाकी और सब्जेक्ट टीचर्स की भी कंप्लेन है। आप लोग सीरियसली समझ, सबसे सीनियर क्लास हो रहे हो आप 7th क्लास में। मैं जिसको पढ़ा रही हूँ वो मेरे लिए सीनियर ही। आप 7th क्लास में कोई छोटे बच्चे तो आप रह नहीं गए हो कि आपको समझाया जाएगा, कि आपको हर एक चीज़ स्पून फीडिंग की तरह कराया जाएगा। अगर आप बड़े हो गए हो तो आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि जो एक्टिविटी टीचर्स बोल रही है, बार बार बोल रही है, तो आपको लिखने में क्या जाता है। आपका एक लिखने के लिए तो आपको बोला है, कितना टाइम आपको चाहिए लिखने के लिए। और कुछ टीचर्स, कुछ पेरेंट्स का तो ये आता है कि उन्होंने वो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी पता ही नहीं है उन्हें, यानी कि आप लोग वीडियो ही नहीं देखते हो हमारी। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोग भी तो हमें कोऑपरेट कीजिए। जो हम चीज़ आपको बोल रहे हैं करने के लिए तो वो आप हमें करके दें, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। तो फिर हम आपको अच्छे से अच्छा कैसे हम रिजल्ट आपको देंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो सके। आप लोग तो इंटरेस्ट ही नहीं लग रहे हो। मैंने अभी पिछले 1 वीक में देखा है, जितनी मैंने आपको 7th क्लास में वीडियो डाली है, केवल 2-3 लोगों ने देखी है, उसके अलावा और किसी लोगों ने नहीं देखी है। ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम है। तो इसलिए मैं आपसे, आप चाहे इसे ऑर्डर कह लीजिए या रिक्वेस्ट कर लीजिए, डिपेंड योर चॉइस। ये मैं आपसे बोल रही हूँ, और साथ में मैं पेरेंट्स को भी बोल रही हूँ कि जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं दिखाते अपने बच्चों को, या बच्चे क्यों नहीं देख रहे, या आप लोग अवेयर नहीं हो। नंबर 2, आप लोग सब्जेक्ट, मैं रोज़ आपको रिमाइंड करा रही हूँ, रोज़ बोल रही हूँ, तो कुछ मेरा रेस्पॉन्स ही नहीं आप लोग दे रहे हो इस बात के लिए। आप लोग क्यों नहीं भेज रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि वे रोज़ वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता है कि मैम रोज़ क्या बोल रही है, रोज़ क्या मैम ने रिक्वायरमेंट रखी है, क्या चीज़ कह रही है। लेकिन आप लोग वीडियो ही नहीं देखोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि मैं क्लास में आज क्या बोला है, मैंने आज क्या आपसे कहा है, किस चीज़ की मैंने कोई एक्टिविटी दी है, नहीं दी है। आप लोग समझिए, स्टडी हम जो करा रहे बहुत इस टाइम आप लोगों के लिए भी
ये टाइम बहुत क्रिटिकल है, हम लोगों के लिए भी उतना ही क्रिटिकल है। हम लोग भी पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को बच्चों का साल बेकार ना हो, बच्चे अच्छे से समझ जाएं। लेकिन जो हम चीज़ कहना चाह रहे हैं आपसे कि हमने एक एक्टिविटी, मैंने आपको सिंपल सी छोटी सी एक्टिविटी मैंने बोली थी कि कोई भी 4 मैंने कैरेक्टर दिए थे आप लोगों को, उनके बारे में, उनकी जो जीवनी थी, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को स्ट्रगल किया और कैसे वो उस बात से क्या सीखते हैं हम लोग, या हम लोग को भी इतना स्ट्रगल करना चाहिए कि वे आज इतने टॉप 10 में कह लीजिए, या भारत के या पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। उसके बारे में लिखना था। धीरू भाई अंबानी थे, और जमशेदजी टाटा थे, अजीत प्रेम थे, और आपका बिल गेट्स थे। इन 4 के बारे में से किसी एक के बारे में लिखना था, कोई 4 के बारे में भी नहीं लिखना था। लेकिन आप लोग तो कुछ समझ ही नहीं रहे हो। आप बार बार मुझे रोज़ 2-3 मिनट मुझे यही समझाने में लग जाती हैं कि आप लोगों को भेजनी है, कंपलसरी है, 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप नहीं भेजोगे तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए मैं आपसे फिर दोबारा बोल रही हूँ कि मैंने 2 दिन का टाइम एक्सटेंड कर दिया है। 1 तारीख तक आप मुझे भेज दीजिए। मैं बार आप लोगों से यही कह रही हूँ, 1 तारीख तक भेज दीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों को मार्क्स दे सकूँ। ठीक है? तो और एक आप जो हम वीडियो भेज रहे हैं, आप उसे देखिए तो सही, एटलीस्ट देखिए कि उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ने क्या कोई चीज़ बताई है, कुछ चीज़ की है, कुछ नया रिवीजन करा रहे हैं, या एग्ज़ाम वाले दिन ही आप लोग उसको खोलोगे तो पता चलेगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं पता चल पाएगी। तो इसलिए डेली जो वीडियो भेज रहे हैं डेली देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा उसमें आप लोगों का। ओके, तो अब मैं अपना लेसन स्टार्ट करती हूँ। तो लेसन में हमारा टॉपिक है लिपि। तो लिपि में मैं आपको पढ़ा रही थी कि प्राचीन काल में जब मानव ने मौखिक भाषा प्रयोग करना आरंभ किया था, तो तब उसे विचार दूर से बचे संबंधियों या अन्य लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। ऐसे में उसने मुख्य से निकली ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह अंकित करने आरंभ कर दिए। यही चिन्ह लिपि कहलाई। कि जब मनुष्य पहले हम लोग जब हमें बोलने की लिखने की भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, हम जो बात करते थे वो सांकेतिक भाषा में बात करते थे, इशारों में हम बात किया करते थे, हैं, हम इशारों। फिर उसने अपने जब आपस में जो सगे संबंधी तो उनसे उनके माध्यम से जब हमने कोई ध्वनि निकाली तो उस ध्वनियों को उन्होंने चिन्ह में अंकित किया, चिन्ह में अंकित करना प्रारंभ किया। तो जो वे चिन्ह अंकित करके उन्होंने प्रारंभ किया, जो वह चिन्ह की लिपि, चिन्ह जो उन्होंने लगाए उसको लिपि कहा गया। तो मुंह से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि जो थी, मुंह से लिखकर जो उन्होंने उसकी ड्राइंग बनाई, चित्र बनाया, उसका जो उसकी विधि थी, उस चिन्ह को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक भाषा की एक ही है, एक भाषा की अनेक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। जैसे संस्कृत की देवनागरी है, हिंदी की भी देवनागरी है, गुजराती की देवनागरी है, और नेपाली की देवनागरी है, मराठी देवनागरी है। इतनी भाषाओं की आपकी देवनागरी है। उर्दू फारसी है, पंजाबी गुरुमुखी है, बांग्ला बांग्लाई ही है, अंग्रेजी की रोमन है, और जर्मन की रोमन है, फ्रेंच की रोमन है, एंड जापानी की हिरागाना, काताकाना और कांजी है। ऐसी आपकी ये अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। अक्षरों की खोज लगभग 6000 से, जो अक्षरों की खोज हुई है, जो ये वर्णों की खोज हुई है, इनकी खोज लगभग 6000 साल पहले हुई थी। अब से 6000 साल पहले अक्षरों व लिपि की खोज होने के कारण मनुष्य अपने विचारों और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता आया है। तो मतलब कि अब से 6000 साल पहले लोगों ने किया, जो आज हम बात करते हैं या जो हम लिख रहे हैं, इसका जो विकास हुआ है, जो इसका खोज हुई है, वो 6000 साल पहले। जो ना पहले हम लोग सांकेतिक भाषा में ही हम बात करते थे, और सांकेतिक इशारों में बात करते थे। जैसे जैसे हम लोगों में डेवलपमेंट होता चला गया, हम आदि मानव से मानव बनते चले गए। फिर धीरे धीरे हम लोगों में आग का विकास हुआ, हम लोगों ने खाना पकाना सीखा, ऐसे ही हमने बोलना, कपड़े पहनना, इन सब चीज़ों में हमारा विकास होता चला गया। तब आज हम ऐसी भाषा बोल पाते हैं। तो ये थी लिपि। इसके बाद आता है आपका साहित्य। सदियों से विद्वानों व शिक्षाविदों के विचारों व रचनाओं की लिखित रूप में
संजोकर रखा जाता रहा है, जिनके अध्ययन से ज्ञान व जानकारी वृद्धि होती है। ये रचनाएं अनुभव व चिंतन पर आधारित होती है। इस प्रकार ज्ञान का जो संचित कोश है, जो हमें ज्ञान मिल रहा है, उसको हम साहित्य कहते हैं। जो हम चीज़ लिख रहे हैं, चाहे वो हम एक पत्र लिख रहे हैं या निबंध लिख रहे हैं या हम दोहे लिख रहे हैं, हम जो भी चीज़ लिख रहे हैं, इन चीज़ों को जो संचित करके रखता है उसको हम साहित्य कहते हैं। साहित्य के दो भेद होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य क्या होता है? गद्य साहित्य की जब विचार साधारण रूप बोलचाल की भाषा में हो, जो कहानी के रूप में हो, तब वे गद्य साहित्य कहलाते हैं। जैसे कि गद्य साहित्य आपके कहानी, आपका निबंध, आपकी ये क्या कहते हैं उपन्यास, जिसमें साधारण जैसे मैं आपसे बोलचाल कर रही हूँ, इन्हीं बोलचाल को मैं एक कागज पर उतार देती हूँ, उन्हीं तो वो गद्य फॉर्म कहलाती है, वो गद्य कहलाता है आपका। ओके। और जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, जैसे कि आपने सुनी भी होगी वो स्टोरी, ऐसा भी नहीं है कि आपने वो स्टोरी नहीं भी सुनी होगी। 1 मिनट रुकिए। हाँ, एक दिन उस दुकान पर एक छोटा सा लड़का आता है। अब आप स्टोरी सुनिए कि इसमें एक स्टोरी बताई गई है। स्टोरी का नाम है गरीब की नीयत। तो आपको स्टोरी मैं स्टोरी टाइम नहीं है, खाली ये समझाने के लिए कि गद्य कैसा होता है। फिर मैं पद के बारे में बताऊंगी कि पद कैसे होते हैं और गद्य कैसे होते हैं। तभी हम गद्य साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि आपको गद्य साहित्य के बारे में पता चल जाए। और उस दुकान की कुछ बोतलें चुरा कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दुकान मालिक उसे चोरी करते हुए झट से पकड़ लेता है और उस लड़के को गुस्से से मारता है और लड़के के हाथ से सारी बोतलें छीन लेता है और कहता है, चोर कहीं का चोरी करता है, इसके पैसे कौन देगा? रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा बोलकर उसे मारने लगता है। तभी ये सब देखकर वहाँ पर सामने के ठेले पर का गजोदर चाय वाला दौड़कर वहाँ पर आता है, जो कि उस दुकान के सामने ही चाय का ठेला लगाकर चाय बेचता है। वो आकर दुकान मालिक से कहता है, साहब बच्चे को क्यों मार रहे हो? तब वह दुकान मालिक बोलता है, ये लड़का मेरी दुकान से दवाई की बोतलें लेकर भाग रहा था, ये लड़का चोर है। गजोदर समझ जाता है कि उस बच्चे की जरूर कोई मजबूरी होगी, वरना उस पर दवाई की बोतलें चुराने की नौबत नहीं आती थी। तब गजोदर उस बच्चे की तरफ देखता है, उसे उस लड़के पर दया आती है और गजोदर बोलता है, रुक। तो बच्चों, ये स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको ये स्टोरी अभी तक थोड़ा समझ में आई होगी कि क्यों वो बच्चा एक दुकान पे, मेडिकल स्टोर पे जाता है, वहाँ से वो दवाई की बोतलें चुरा के भागता है और वहाँ से वो जैसी भागता है तो जो दुकानदार होता है वो उसको देख लेता है, लेकिन वो उसको पकड़ भी लेता है। तो वो उससे पूछता है कि तुमने चोरी क्यों की, और तभी वहाँ पे जो सामने चाय का ठेला लगाता है वो उसको बचाने के लिए आता है। अब आप आगे देखो। बच्चे को मत मारो, ऐसा कहकर उस दुकान मालिक को दवाई के पैसे देता है और वो दवाई लेकर लड़के के हाथ में देता है। लड़का गजोदर को देखता है और फिर दवाई लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर गजोदर अपने चाय के ठेले पर चला जाता है। गजोदर चाय बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। वो भी गरीब था, लेकिन जरूरतमंदों की जितनी भी हो सके वो मदद करने की नीयत रखता था। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। अब गजोदर थोड़ा बूढ़ा हो चुका था। एक दिन अचानक गजोदर चक्कर आकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी गजोदर का बेटा वहाँ पर दौड़ के आता है और गजोदर को जल्दी से अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल जाकर उसे पता चलता है कि गजोदर का जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। गजोदर को बचाने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। एक दिन में उसे उन पैसों का इंतजाम करना होता है। गजोदर के बेटे को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वो परेशान होकर रोते हुए वहीं बैठ जाता है। वो सोचता है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं,
मेरे पिताजी ने भी आज तक चाय बेचकर जो भी कमाया वो जरूरतमंदों की मदद करने के लिए और दान धर्म में लगा दिया। रात भर सोचते सोचते और रोते हुए गजोधर का बेटा वही अस्पताल में गजोधर के पास सो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह वो उठता है, रहती है। वो रसीद खोलकर देखता है तो आश्चर्य से दंग हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि गजोधर के ऑपरेशन के सारे पैसे भर दिए गए हैं। फिर अस्पताल के लोग आकर गजोधर को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। गजोधर के बेटे को समझ नहीं आता आखिर इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ। हमारे पास तो कुछ भी पैसे नहीं थे, इतने पैसे किसने दिए होंगे। फिर वो अस्पताल में पता लगाता है तो उसे पता लगता है कि गजोधर के ऑपरेशन के पैसे एक बड़े डॉक्टर ने दिए हैं। फिर गजोधर का ऑपरेशन हो जाता है और गजोधर ठीक हो जाता है। तब गजोधर का बेटा उसे आकर बताता है कि बापू, आपके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, हमारे पास तो पैसे नहीं थे, तो एक बड़े डॉक्टर ने आपके ऑपरेशन के लिए पैसे दिए हैं। तब गजोधर बोलता है, मुझे उस डॉक्टर को शुक्रिया कहना है। तभी वहाँ वो डॉक्टर गजोधर से मिलने आते हैं। तो गजोधर बोलता है, डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तब डॉक्टर बोलते हैं, शुक्रिया तो मैं आपका करना चाहता हूँ। गजोधर आश्चर्य से बोलता है, डॉक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। गजोधर जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही छोटा लड़का हूँ जिसने कई साल पहले दवाई चोरी की थी और आपने उस दवाई के पैसे दिए थे। उस दिन वो दवाई मेरे माँ के लिए थी, जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरी माँ को उस दवाई की जरूरत थी। आपने सही समय पर मुझे वो दवाई लेकर दी और मैं अपनी माँ को बचा सका, इसलिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और हाँ, आपकी जान की कीमत पैसे नहीं, बल्कि आपकी अच्छी नीयत और अच्छे कर्मों का ही फल आपको आज जान की कीमत के रूप में मिला। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी अच्छी नीयत से। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि ये स्टोरी से इससे दो चीज़ समझ में आई होगी आपको। एक तो अपनी हमें नीयत अच्छी रखनी चाहिए कि हमें, अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हमें उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। नंबर 2, जो मेरा मोटिव था आपको इसको दिखाने का, तो मेरा मोटिव ये था आपको दिखाने का कि आपको ये समझ में आ जाए कि गद्य साहित्य क्या होता है। तो गद्य साहित्य यही है बच्चों, एक मिनट। हाँ, तो गद्य साहित्य इसमें यही है कि जो कहानी के रूप में लिखा होता है, जो निबंध के रूप में लिखा होता है, उसको हम गद्य साहित्य कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आती है पद्य साहित्य। जैसे गद्य साहित्य के बहुत से ही उपन्यासकार, रचनाकार बहुत हुए हैं। जैसे उनमें से मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, रांगे राघव, विष्णु प्रभावकर, रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे बहुत सारे, अयोध्या सिंह, आपके ऐसे बहुत सारे उपन्यासकार, कहानीकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने ये किताबें। मुंशी प्रेमचंद की तो मुझे बहुत सारी याद आ रही है, जैसे उनकी नमक का दरोगा, तौलिए, ईदगाह, बड़े भाई साहब, ऐसी बहुत सारी उनकी कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। तो ऐसी ही ये आपको मैंने गद्य साहित्य के बारे में बताया। अब हम सेकंड चलते हैं, नंबर 2, पद्य साहित्य के बारे में। तो पद्य साहित्य क्या है? जब अपने विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है, वह पद्य साहित्य कहलाता है। पद को गाया जा सकता है, जैसे निर्मम तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षष्ठ ऋतु का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं, मखमल से ये कम है। तो आपको ये कविता आपको समझ में आई होगी कि आपको ये कविता का जो रूप दिया गया है, जिसमें हम अपने जो भाव है एक कविता के माध्यम से हम अपना जो भाव हमारे प्रकट होते हैं, जो हमें भावनाएं आती हैं, वो हम एक कविता के माध्यम से दर्शाते हैं। तो उसको हम पद्य साहित्य कहते हैं। पद में हमेशा
पैराग्राफ, जैसे कि आपका गद्य में पैराग्राफ बन के आते हैं, इसमें 2-2 लाइन के, 3-3, 4-4 लाइन का ही स्ट्रेंजा बन के आता है, या तो 2 लाइन का होगा या 4 लाइन का, और हर एक लाइन के बाद कोमा या आपका हलंत ऐसे होगा, और उसका जो अर्थ होगा वो अर्थ आपको समझना होगा, बहुत गहराईता से में उसके बारे में लिखा होता है। और इस तरह से इस विधा के उदाहरण जैसे गीत, कविता, गजल, पद, दोहा, छंद, कवित, चौपाई, ऐसी बहुत सारी है। जैसे कि मुझे एक अभी चौपाई मुझे याद आ रही है, गुरु गोविंद सिंह दाऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अब मैंने आपके सामने एक ये दोहा बताया है, तो दोहा मैंने बताया तो ये भी आपका पद का ही रूप है। आप जैसे जैसे और बड़ी क्लास में जाओगे, जब आप 8th या 9th स्टैंडर्ड में जाओगे, तो तब आपको बहुत सारे ऐसे तुलसीदास जी के, कबीरदास जी के, रहीमन के, ऐसे आपको बहुत सारे दोहे पढ़ने को मिलेंगे, आपके सिलेबस में आएंगे। तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि पद साहित्य और क्या होता है। अब तो कबीर रहीम के दोहरे, मीरा के पद, सूरदास के, जयशंकर प्रसाद की कामिनी, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, सुमित्रा नंदन पद, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं, झांसी की रानी, जैसे झांसी की रानी का एक ये भी मुझे दोहा याद आ रहा है, मतलब 2-3 लाइन याद आ रही है, बुंदोलों के खूब हरबोलों के खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आप ऐसे जब आप कविता, ये शायद आपने कविता पढ़ भी रखी हो, आपको तब ये समझ में आएगा। तो बच्चों, ये आज मैंने आपको पद और साहित्य के बारे में मैंने आज आपको बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे आगे का व्याकरण के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, मैं आप फिर लास्ट में बोल रही हूँ, सब बच्चे अपनी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी भेज दीजिए। ओके बच्चे, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।